वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल द लॉयर्स क्रीड। मैं हूं स्वाति और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल 14 विच इज़ द फर्स्ट फंडामेंटल राइट विच डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट टू इक्वालिटी। तो बेसिकली आज के इस आर्टिकल में, आर्टिकल 14 में, हमें बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 पॉइंट्स पढ़ने हैं। पहला, रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रूल ऑफ लॉज। रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट एवी डाइसी ने अपनी बुक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड में ओरिजिनेट किया था। ये कॉन्सेप्ट एवी डाइसी द्वारा लाया गया था। रूल ऑफ लॉ सिंपली मीन्स दैट नो वन इज सुप्रीम दैन लॉ। इसका मतलब ये हुआ कि लॉ से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो एक कॉमन पर्सन हो। अगर गलती दोनों में से किसी एक से हुई है या दोनों से अगर वो सेम गलती हुई है तो कानून की नज़रों में दोनों बराबर होंगे और दोनों को वही सज़ा मिलेगी, चाहे वो किसी भी पोस्ट पर हो, किसी भी पोजीशन पर हो। इसका मतलब ये हुआ कि रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि एवरीवन इज़ इक्वल बिफोर लॉ। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई अमीर गरीब कोई नहीं है, सब लॉ के सामने इक्वल है। तो रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट को कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर देखा जाता है? आर्टिकल 14 में हमने रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट को देखा है। तो चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल 14 के क्लॉज 1 से। पहले हम ये समझते हैं कि आर्टिकल 14 है क्या, राइट टू इक्वालिटी है क्या। राइट टू इक्वालिटी में दो मेजर हमें जो टर्म समझने हैं वो है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इक्वालिटी बिफोर लॉ ये कहता है कि हमें किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, सब एक बराबर है, कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है। इक्वालिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट इंग्लिश लॉ से लिया गया है। इक्वालिटी बिफोर लॉ एक नेगेटिव अप्रोच की बात करता है। वो कहते हैं कि हमें हर तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करना है, सबको एक नज़र से ही देखना है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज जो कि है हमारा आर्टिकल 14 का क्लॉज 2, ये कहते हैं कि हमें लॉज की इक्वल प्रोटेक्शन करनी है। मतलब सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए अगर हमें कोई क्लासिफिकेशन करना भी पड़ता है, कोई रीजनेबल क्लासिफिकेशन करना भी पड़ता है, तो ये गलत नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि अगर वुमेन को और मेन को, अगर मेन को एक स्टील कंपनी के लिए फेवर किया जाता है और वुमेन को एज एन हॉस्टेस फेवर किया जाता है, तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। अगर कोई रीजनेबल क्लासिफिकेशन होता है तो ये चीज़ ठीक है। आर्टिकल 14 क्लॉज 2 इसी बारे में बात करता है कि जो जैसा है उसके साथ वैसा व्यवहार हमें करना चाहिए। अगर हम ये सोचें कि हम पूरी कंट्री के पॉपुलेशन के साथ एक जैसा इक्वल बिहेव करेंगे तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सब में कुछ चेंजेस है, किसी में कास्ट डिफरेंस, रिलीजन डिफरेंस, एज ग्रुप में डिफरेंस, मेल फीमेल और डाइवर्सिटीज़ है जैसे कि हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा। तो किसी भी एक लॉ को किसी भी एक तरीके से आप सब पर नहीं कर सकते हैं। उसके बेटरमेंट के लिए, यानी सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए अगर रीजनेबल क्लासिफिकेशन करना पड़े तो ये गलत नहीं है। पर यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो क्लासिफिकेशन रीजनेबल होना चाहिए, अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए। जो भी क्लासिफिकेशन किया जा रहा है वो पब्लिक वेलफेयर में होना चाहिए, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास दो टेस्ट हैं कि हम कैसे पता करेंगे कि ये जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो रीजनेबल है कि नहीं। तो यहाँ पे हम इसे कहते हैं टेस्ट ऑफ रीजनेबिलिटी। ये टेस्ट हमें मिले थे स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा के केस से। इसमें दो टेस्ट हैं, एक है इंटेलिजिबल डिफरेंशिया और दूसरा है रैशनल नेक्सस। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया क्या होता है? हमें इंटेलिजिबली डिफरेंशिएट करना है, हमें किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, हमें एक रीजनेबल डिफरेंशिएशन करना है। अगर हम बच्चों को बच्चों की कैटेगरी में रख रहे हैं, उनके साथ वैसा बिहेव कर रहे हैं, और बूढ़ों को बूढ़ों की कैटेगरी में रखकर उनको स्पेशल प्रिविलेज दे रहे हैं, तो यहाँ इनइक्वालिटी नहीं है, यहाँ हम इंटेलिजिबल डिफरेंशिया कर रहे हैं, एक रीजनेबल
डिस्क्रिमिनेशन या क्लासिफिकेशन कर रहे हैं जो कि वैलिड है। रैशनल नेक्सस का मतलब होता है कि जिस पर्पस से आप वो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उस पर्पस का रैशनल नेक्सस यानी जो रिजल्ट निकलता है उसके साथ एक पैरेलल कनेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने डिफरेंशिएशन इसलिए किया कि उसका कोई रिजल्ट ही नहीं निकल कर आ रहा है। डिफरेंशिएशन का आपके जो रिजल्ट है उसके साथ एक नेक्सस होना चाहिए। तो ये दो रीजनेबिलिटी के क्लासेस हमें मिले थे स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा के केस। जैसा कि मैंने आपको बताया, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इक्वालिटी बिफोर लॉ एक नेगेटिव अप्रोच है, वहीं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज एक पॉजिटिव अप्रोच है। इक्वालिटी बिफोर लॉ एक इंग्लिश लॉ का कॉन्सेप्ट है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज एक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ खत्म होते हैं आपके 14 क्लॉज 1 एंड 14 क्लॉज 2। अब हम बात करते हैं न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी की। जो हमने अभी तक पढ़ा वो है ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी। अब जो न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी है वो हमें मिला था EP रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जैसा कि हमारी जो सोसाइटी है वो काफ़ी डायनेमिक है, वो हर टाइम चेंज होती रहती है, सोसाइटी की नीड्स भी हमेशा चेंज होते रहते हैं। इसके लिए अगर हम इक्वालिटी का एक ही मेजर लेकर चलेंगे तो ये बिल्कुल गलत है। जैसे कि सोसाइटी चेंज होती जाती है तो उस हिसाब से इक्वालिटी की मीनिंग भी उसी के साथ चेंज होती जाती है। तो EP रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में इक्वालिटी को एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट बताते हुए ये कहा गया कि सिर्फ 2 टेस्ट ऑफ रीजनेबिलिटी पास होने से कुछ नहीं होगा, उसमें नेचुरल जस्टिस का भी एसेंस होना चाहिए। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में आर्बिट्रीनेस ऑफ स्टेट को स्ट्राइक आउट किया गया था और ये कहा गया था कि सिर्फ 2 टेस्ट ऑफ रीजनेबिलिटी का यहाँ पर किसी भी कोई भी लॉ अगर वो 2 टेस्ट ऑफ रीजनेबिलिटी को पास कर लेता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इक्वालिटी के टेस्ट पर खरा उतर गया। नहीं, वहाँ नेचुरल जस्टिस का एसेंस भी होना चाहिए। न्यू डॉक्ट्रिन ये कहता है कि 2 टेस्ट ऑफ रीजनेबिलिटी तो पास होने ही चाहिए, रीजनेबलनेस होना चाहिए और स्टेट की आर्बिट्रीनेस को ख़त्म करना ही राइट टू इक्वालिटी का सबसे इम्पॉर्टेंट एम है। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और समझ आया हो आर्टिकल 14 है क्या, इसके मेन रूल्स क्या क्या हैं, इसका न्यू डॉक्ट्रिन क्या क्या है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।